एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आप सबका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, आज दो सब्जेक्ट्स पर बात करना है। एक का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है और दूसरे का ताल्लुक मोदी सरकार के दोगले रवैये से। पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक वीडियो में कहा कि रिटायर्ड जस्टिस मदन लुक्योर ने जब जस्टिस बोबड़े को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन थोड़ी सी घायल हुई। उन्होंने कहा था कि ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करे। अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी सीधी होना शुरू हो गई। खुदा करे हमारी नज़र न लगे, लेकिन ये बात सही है। इसका अंदाज़ा इधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होने वाले चंद फैसले हैं। एक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ये तो नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन उसका मतलब यही था कि जो गवर्नमेंट और जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बातें करते हैं, बड़े ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं और कहते हैं कि जब नेशन एक है तो इलेक्शन भी एक होना चाहिए, तो फिर वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 31 जुलाई तक किसी हिंदुस्तानी का राशन कार्ड किसी भी हिंदुस्तान की स्टेट में वैलिड होगा, जायज़ होगा, उस पर उसे राशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए कहा कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव में, कोरोना की पहली लहर में जो दुनिया ने एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा मंजर देखा था कि देखने वाले कांप गए थे। वो मंजर आपको भी याद होगा, आपने भी देखा होगा कि लाखों मजदूर पैदल धूप में भूखे प्यासे अपने घरों की तरफ रवाना थे, दिल्ली से, बंबई से, दूसरे बड़े शहरों से जहां वो रोजगार के लिए गए थे, और अचानक लॉकडाउन हो गया था और वो उनके लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो जिन मकानों में रहते थे वहां देने के लिए उनके पास किराया नहीं था, उनके पास खाना नहीं था, उसके पास राशन नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। उस वक्त सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की और झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट ने। वो मंजर देखा था सुप्रीम कोर्ट को, वो मंजर याद था कि अगर उनके पास पैसा भी हो थोड़ा बहुत, तो वो राशन इसलिए नहीं ले सकते थे कि उनके पास किसी और स्टेट का राशन कार्ड था जो उस स्टेट में नहीं चलता था जहां वो रहते थे, काम करते थे। तो अब के बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ दोहराई नहीं जाएगी, दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई नहीं जाएगी। अब ये कानून बनाइए कि जिस हिंदुस्तानी के पास भी राशन कार्ड है, पूरे हिंदुस्तान में उसे राशन मिल सकता है, वन नेशन वन कार्ड। ये सख्त फैसला। इसके अलावा एक फैसला बिल्कुल नया। वो फैसला ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि जो लोग कोविड से मरे हैं, उनके जो बचे हुए खानदान के लोग हैं, परिजन हैं उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कहा जाता है कि 4 लाख लोग अब तक मरे हैं, तो इस तरीके से 16,000 करोड़ रुपया मुआवजा बनता है जो दिया जाए। क्यों दिया जाए, उसकी वजह भी है। हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप मर गए हैं या माँ मर गई, और बास तो ऐसे हैं जिनके दोनों मर गए।
यानी उनका कोई देखभाल करने वाला है ही नहीं, उनका कोई वाली वारिस है ही नहीं, उनका कोई संरक्षक है ही नहीं, उनका कोई गार्डियन है ही नहीं। वो क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। तो उस वक्त सरकार ने जो अपने ख़जाने से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बिल्कुल मॉडर्न हवाई जहाज़ खरीद सकती, उस गवर्नमेंट से जो अपने ख़जाने से नई पार्लियामेंट और नया प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, उसने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, हलफनामा दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर हमने इतना पैसा लोगों को कंपनसेट करने में दे दिया तो फिर हम कोरोना की जो बाकी सेकंड थर्ड वेव से लड़ेंगे कैसे? झूठ बोल रही सरकार। जो सरकार डीजल और पेट्रोल पर लिया जाने वाले टैक्स का 98% अपने पास रख लेती है, 2% सिर्फ स्टेट्स को देती है, वो ये सरकार कह रही थी कि हमारे पास 16,000 करोड़ रुपया नहीं, जो पब्लिसिटी पे इतना खर्च करती, जिसने होर्डिंग्स लगाई प्राइम मिनिस्टर की कोरोना के इलाज के सिलसिले में और दूसरे उनके घोषणाओं के हवाले से, वो 16,000 करोड़ रुपया नहीं देती। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या हालत है और क्या कैफियत है और कितना दिया जा सकता और उनको मुआवजा दिया जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात, अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी सीधी होती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस देश के लोगों को आस्था है, उस पर उनका एतिकाद है, भरोसा है, विश्वास है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हर कदम पर, गवर्नमेंट के हर काम पर निगाह रखे और अगर उसका हुक्म न माना जाए तो फिर वो गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा भी चलाए। तो एक तो ये बात थी, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है जो हो रही। दूसरी बात, मोदी सरकार के दोहरे रवैये के, दोगले रवैये। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से, 1-2 महीनों से मोदी सरकार तालिबान से बातचीत करने की कोशिश कर रही, उनसे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही, संपर्क, उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही। क्या आप जानते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सुब्रमण्यम खुद कतर जा चुके हैं 2 बार। उनकी मुलाकात मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और दूसरे बड़े लीडरों से तो नहीं हुई, लेकिन तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि हम तालिबान से बातचीत करने को तैयार हैं। किसने ये कहा? उसने कहा जिसने हमेशा तालिबान पर हिंदुस्तान में होने वाली टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया, जिसने हमेशा ये कहा कि कोई भी हाल हो हम तालिबान से तो बातचीत कर ही नहीं सकते। अब वो उससे बातचीत कर रहे हैं। ये बात ठीक है या गलत है, ये अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, जब आगे तफसील सामने आएगी तब हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने, मोदी शाह टीम ने कश्मीर के उन लीडरों को बुलाया बातचीत के लिए जिनको वो एंटी नेशनल करार दे चुके थे, जिनसे ये कहा था कि इनसे तो बातचीत करना बेकार है, ये तो हिंदुस्तान के हक़ी में नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के विरोधी हैं, ये तो हिंदुस्तान के मुखालिफ हैं, तकरीबन एंटी नेशनल हैं। उनको बुला के बात भी की और बात करने से पहले ये भी नहीं कहा कि हम आर्टिकल 370 और एक्ट 35A के अलावा हर मसले पर बात करने को तैयार हैं, इन 2 मसलों पे हम कोई बात नहीं करेंगे। ये भी नहीं कहा। वो आए, उन्होंने बात की और 370 और 35A के बारे में बात की और कहा कि जब तक इन्हें दोबारा वापस नहीं लाया जाता तब तक कोई मसले का हल नहीं होगा। फिर भी गवर्नमेंट ने बात की, लेकिन 7 महीने हो गए, अपने घरों से दूर पड़े हुए किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम झेल चुके हैं। 200 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, लेकिन सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। कहती है
कि ये 3 कानून वापस लेने की बात ना करो, और कोई बात करो तो हम तैयार हैं। ये बात ना तालिबान से कही, ये बात ना कश्मीरी लीडरों से कही, ये बात सिर्फ किससे कही? किसानों से कही। और किसानों से कह रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इसको दोगला रवैया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोस्तों, ऐसा लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये किसान 7 महीने से यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मगर ये बिल्कुल शांत हैं, बड़ी शांति से सब काम कर रहे हैं। कोई हंगामा, कोई हुल्लड़, कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे सरकार को बड़ी मुसीबत हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है, बहुत तशवीश हो रही है कि ये इस तरीके से चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। सरकार शायद ये चाहती है कि ये कुछ करें, कोई हंगामा करें, कोई हुल्लड़ करें, ताकि सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का बहाना मिल जाए। मगर ये तो कहते हैं कि हम तो शांतिपूर्वक करेंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। तो उसके लिए तो अब क्या किया है? अब बीजेपी ने वहाँ जाकर, गाज़ियाबाद बॉर्डर पर जाकर किसानों को उकसाना, उनको भड़काना, उनको गुस्सा दिलाना, उनको इश्तियाल पैदा करना, उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश की है। कुछ बीजेपी के लोग ढोल गले में डाल के, ढोल पीटते हुए, नारे लगाते हुए किसानों के खिलाफ वहाँ पहुँच गए और किसानों ने अपने लिए जो मंच बनाया था उस मंच के ऊपर जाके सवार हो गए और अपने एक नेता का स्वागत करने लगे। किसानों में जाहिर है कि उसके बाद गुस्सा हुआ, उन्होंने उनको वहाँ से खींच के निकाल के बाहर कर दिया। लेकिन ये साफ कोशिश ये थी कि किसी तरीके से किसानों को हिंसा पर, तशद्दुद पर, वायलेंस पर आमादा किया जाए। आपको याद होगा, अब से पहले भी ये हरकत कर चुके। जब ये एजिटेशन नया शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत गाज़ियाबाद बॉर्डर पर जहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पर बीजेपी के वर्कर्स पहुँचे और उन्होंने वही हंगामे किए, जिसकी वजह से राकेश टिकैत को रोना पड़ा। और ये उन आंसुओं ही का नतीजा था कि जिसने सारे हिंदुस्तान के किसानों में आग लगा दी। अब ये फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसानों को भड़काएं, उनको वायलेंस पर उतारें। लेकिन इससे साफ ये मालूम होता है कि चाहे वो तालिबान का फ्रंट हो, चाहे वो कश्मीर का फ्रंट हो, चाहे वो किसान का फ्रंट हो, गवर्नमेंट हर फ्रंट पर फेल हो रही। तो आज दोस्तों बात यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।